पाकिस्तान एक तरीके से कहीं ना कहीं इस पूरे एपिसोड में अपने आप को एक नायक के तौर पर पेश कर रहा है। वो ये कह रहा है कि अमेरिका की और ईरान की भीषण लड़ाई जो थी उसको रुकवाने के पीछे मैं एक महानायक बन के आया हूं। नहीं, मैं नहीं समझता कि इनकी इम्पोर्टेंस कुछ बढ़ गई है। ये अपनी जनता को दिखाने के लिए सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दरअसल ओमान, टर्की और इजिप्ट का बहुत बड़ा रोल रहा है। ये लोग मध्यस्थता कर रहे थे, इससे कि वो अपने स्टेटमेंट इतनी जल्दी जल्दी बदलते हैं। इज ए डीलर। वो यह तो एक समय में कह रहे थे कि हम सभ्यता का विनाश करने जा रहे हैं ईरान की, अब फिर उसके बाद सुबह वो बातचीत के लिए राज़ी हो गए जब समय आया। तो उससे पहले भी बातचीत कर रहे थे तो वार शुरू हो गई। ये बड़ा मुश्किल है जानना। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकन इकनॉमी जो है वो इनको इस बात की इजाज़त नहीं देती कि ये लंबे युद्ध में अब अमेरिका फंसे। अभी भी बिलियंस ऑफ डॉलर उनका इस युद्ध में खर्च हुआ हो रहा है। युद्ध प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ये इसलिए लड़ रहे हैं कि क्योंकि इनके ऊपर दबाव है इजराइल का, जूश लॉबी का, जिसने इनको इलेक्शन में काफ़ी फंडिंग दी थी। तो इस तरह की अलग अलग बातें हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे तो वो कह ही रहे हैं, कभी कहते हैं कि ठीक है आप टोल ले लो वहाँ से, अपना रिकंस्ट्रक्शन करो, हम पैसा नहीं देंगे। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच में जो जंग चल रही थी, पिछले 40 दिन की जंग जो है थम गई है, सीज फायर हो गया है और दोनों देश इस बात पर राजी हुए हैं कि वो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आगे की बातचीत के लिए एक मेज पर आमने सामने बैठेंगे। यह तारीख 10 अप्रैल की थी, जो अब सुनने में आ रहा है कि अब 11 अप्रैल को यह बैठक होगी। लेकिन अमेरिका ने 15 सूत्रीय प्रस्ताव तैयार किए हैं। इधर जो है अगर हम ईरान की बात करें तो 10 सूत्रीय प्रस्ताव इनका भी तैयार है। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन आपस में है कि भाई दोनों एक दूसरे के प्रस्तावों को स्वीकार करेंगे भी कि नहीं, या फिर इस सीज फायर की अवधि के समाप्त होने के बाद दोनों वापस जो है उसी मुद्रा में होंगे जैसा कि आखिरी बार इनको आमने सामने की पोजीशन में देखा गया था। इस पूरे द्वंद के बीच में कुछ दिन पहले हमने जो है कमर आगा साहब, जो कि इंटरनेशनल मैटर्स के जो है एक्सपर्ट हैं, उनसे कुछ पहलुओं पर बातचीत की थी। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आपके साथ जो मेरी आखिरी बातचीत हुई थी, जो मैंने आपका इंटरव्यू किया था सर, आपने 2-3 बातें कही थी और वो बातें 100% सही साबित हुई। आपने एक बहुत बड़ी बात ये कही थी कि ईरान जो है बहुत वाइजली डिसीजंस ले रहा है। वो दिखने में बेशक ऐसा लग रहा हो कि अफलातून हमले कर रहा है, लेकिन उसकी हर एक मिसाइल सोची समझी रणनीति के तहत ही जो है स्ट्राइक कर रही है। ये बातें बिल्कुल सत्य साबित होती हुई आगे दिखाई दी हैं। इसके अलावा आपने एक और बात कही थी कि अंततः यह होगा कि अमेरिका और ईरान जो है मेज पर आमने सामने आएंगे ही, बातचीत शुरू होगी ही। यह बात भी सत्य साबित हो रही है सर। लेकिन सर, आपने उस दिन यह नहीं कहा था कि वो बातचीत की मेज जो है पाकिस्तान में इस्लामाबाद की होगी। ये हो क्या रहा है यहां पर? जो है पाकिस्तान एक तरीके से कहीं ना कहीं इस पूरे एपिसोड में अपने आप को एक नायक के तौर पर पेश कर रहा है। वो ये कह रहा है कि अमेरिका की और ईरान की भीषण लड़ाई जो थी उसको रुकवाने के पीछे मैं एक महानायक बन के आया हूं। दुनिया भर में ढिंढोरा पीट रहा है। सर, ये पाकिस्तान कर क्या रहा है? मुझे इसकी भूमिका क्या है और क्यों ऐसा कर रहा है? क्या वाकई उसकी इंपॉर्टेंस दुनिया में इतनी बढ़ गई है, जियोपॉलिटिक्स में वाकई इतनी बढ़ गई है? समझाएं सर। नहीं, मैं नहीं समझता कि इनकी इम्पोर्टेंस कुछ बढ़ गई है। ये अपनी जनता को दिखाने के लिए सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दरअसल ओमान, टर्की और इजिप्ट का बहुत बड़ा रोल रहा है। ये लोग मध्यस्थता कर रहे थे। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अमेरिका को चूज किया, वो उनको खुश करना चाहते थे। अमेरिका को अब दोबारा, अमेरिका ने पाकिस्तान को दोबारा से री इंगेज किया अपनी फॉरेन पॉलिसी में इस क्षेत्र के लिए। और पाकिस्तान ने ये 2 साल के बीच में और इन पिछले 2 सालों के अंदर पाकिस्तान ने अमेरिका का बड़ा अच्छा काम किया। हमने देखा कि बांग्लादेश में जिस तरीके से शेख हसीना की हुकूमत हटाने में पाकिस्तान का बड़ा रोल था, वहाँ पे जो मिलिटेंट इस्लामिक मूवमेंट जो ट्रेन करके जो भेजे गए थे, जिन्हीं ने वहाँ पे हिंसा घटनाएं की, जिसके बाद फिर इनको छोड़ना पड़ा मुल्क शेख हसीना को, वो सब पूरा उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा रोल था। अब अफगानिस्तान और ईरान में भी उसको ज़रूरत है अमेरिकन को पाकिस्तान की, क्योंकि ईरान से उसके बड़े बॉर्डर मिलते हैं और अफगानिस्तान से भी बॉर्डर मिलते हैं। तो इसलिए उन्हीं ने इनको ये रोल एक दिया है। लेकिन ये रोल उनके पास जो है वो एक मैसेंजर का, एक डाकिये का है। वो अभी तक उनका कोई मध्यस्थता में इसका कोई उनका रोल नहीं था कि वो जो कुछ
सामान था, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन या जो कुछ भी ईरानी पास अमेरिका को देना चाहते थे, पहुंचाना चाहते थे, वो पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। और इसी तरह से अमेरिकन जो कुछ ईरान के पास भेजना चाहते थे अपने प्रपोजल्स सीज़फायर से जुड़े हुए, वो पाकिस्तान के थ्रू भी आता था। तो दोनों ये एक मीडिएटर का रोल अलग होता है। और दूसरी जी बात ये कि पहली बैठक जो होगी उसमें एजेंडा तय होगा और मुख्य बातों पे क्या करना है, या बहुत सी चीज़ों के जी डॉक्यूमेंट्स आदान-प्रदान होंगे। और हो सकता है उसके बाद ये मीटिंग जिनीवा शिफ्ट हो जाए, हम्म, जैसे पहले हो चुका है वहाँ पे ओमान में के इनिशियल मीटिंग्स होती थी, बल्कि कई राउंड मीटिंग्स हुई और फिर जी बाद में ये जिनीवा में शिफ्ट हुई और जिनीवा से फिर वहीं पे उसी के बाद फिर अटैक वटैक भी हो गया। अब दोबारा से वही प्रक्रिया फिर से शुरू सर हो बिल्कुल गई है। एग्जैक्टली कुछ वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक चर्चाएं इस बात को लेकर के थी कि 10 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के जो प्रतिनिधिमंडल के लोग जो होंगे आमने सामने होंगे, लेकिन वो तारीख अब बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब ये कहा जा रहा है कि 11 अप्रैल को दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल जो है आमने सामने चर्चा के लिए बैठेंगे। तो ये तारीख का बदलना सर इस तरीके से, और इस बीच में एक बड़ा स्टेटमेंट जो है ईरान की परमाणु एजेंसी के जो प्रमुख हैं मोहम्मद इस्लामी, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि यूरेनियम एनरिचमेंट पर नो कॉम्प्रोमाइज। यानी ईरान ने साफ तौर से जता दिया है कि अमेरिका इस बात को जहन से निकाल दे कि हम जो है अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम में कोई छेड़खानी करेंगे या उसको कम करेंगे। तो नो कॉम्प्रोमाइज बोल दिया उन्होंने। अब इस बीच की तारीख जो बदल रही है, पहले 10 तारीख को बैठक होनी थी, अब 11 तारीख को होगी, ये सुनने में आ रहा है। तो आपको क्या लगता है सर, इसके पीछे कुछ और भी बातें हो सकती हैं? कई चीज़ें हैं। एक तो ये पॉइंट शुरू से था ईरान का, 3 पॉइंट्स थे ईरान के, कि एक यूरेनियम के लिए कि हमें जो राइट्स इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने दिए हैं, क्योंकि ईरान ने हस्ताक्षर किए हैं एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे कि वो वेपन नहीं बनाएंगे, तो वो उन राइट्स का वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे पास ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत है। और फिर दूसरी बात वो ये कहते हैं कि हम पीसफुल पर्पस के लिए करेंगे। हमने जो 60% इन्रिचमेंट किया उसको हम डाइल्यूट करके जितना यूएन परमिट करती है हेल्थ सर्विसेज के लिए या न्यूक्लियर पावर के लिए, उतना हम करेंगे, यानी मेडिकल यूज के लिए, और वो उसको हम रिड्यूस करेंगे, इस पे हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। दूसरा उन्हीं ने कहा था कि जो युद्ध इलीगल था, इस पे जो हमारे खर्चे हुए हैं वो भरना पड़ेगा अमेरिका इजराइल को। और तीसरी चीज उन्हीं ने कही थी कि अमेरिकन बेसिस जो हैं वो उस क्षेत्र में नहीं रहेंगे, और जिसको अधिकतर को इन्हीं ने ईरानियों ने काफी डैमेज भी किया है, क्षति पहुंचाई है। और चौथी बात ये थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उनका जो नियंत्रण है वो बना रहेगा। ये चारों चीजें, और जो भी वार्तालाप होगी उसमें यही मुद्दे जो है इस पे डिस्कशन होने हैं कि अमेरिका की पोजीशन अलग है, इनकी पोजीशन अलग है। अमेरिका कहता है गल्फ ऑफ हॉर्मुज के लिए उसने कहा है कि ठीक है, लेकिन आप वहाँ से टैक्स ले लीजिए, वॉर रिपरेशन हम नहीं देंगे, बल्कि उसके पैसे से आप अपना रिकंस्ट्रक्शन कीजिए, अपने देश को बनाइए जो डैमेजेस हुए हैं। और बचा यूरेनियम को लेके इसके ऊपर बातचीत होगी। और वो कहते हैं कि वो जो पहला जो JCPOA था, यानी जो प्रेसिडेंट बराक ओबामा के समय में जो तय हुआ था, यानी वो उसी को वापस जी, लेकिन सर इस बैठक से पहले अमेरिका और ईरान के जो तेवर हैं वो लग तो रहा नहीं है कि वो चाहते हैं कि जंग खत्म हो जाए। अब यहाँ पर जो है ईरान की मैं बात करूं तो ईरान ने 3 प्रमुख मुद्दे गिना दिए। उन्होंने कहा कि भैया सीज फायर से पहले हमने कहा था कि हमारे ऊपर जो है परमाणु संवर्धन कार्यक्रम में फेरबदल के लिए मत बोलना, आपकी तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है। इसके अलावा ईरान ने कहा था कि अब किसी भी तरह का जो है इन्फिल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी ईरान के आसमान में ड्रोन्स का इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, तो इसको लेकर आपत्ति व्यक्त की है। तीसरा इन्होंने कहा कि लेबनान के जो संघर्षी जो लोग हैं वो उनके साथ में इनकी मित्रता है, ठीक है, तो हुतीज के साथ में ये बहुत लिबरल हैं ईरानी लोग, तो उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। तो उधर इजराइल ने उनके ऊपर स्ट्राइक कर दिया, तो ईरान की तो कोई बात रही नहीं। दूसरी तरफ अगर मैं अमेरिका की बात करता हूं तो अमेरिकी प्रशासन की जो प्रवक्ता है उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो 10 सूत्रीय प्रस्ताव ईरान की तरफ से तैयार किए गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बिना पढ़े हुए डस्टबिन में फेंक दिया है। तो ईरान के तेवर, अमेरिका के तेवर कहीं भी कॉम्प्रोमाइजिंग तो लग ही नहीं रहे हैं।
तो क्या लगता है आपको इस बैठक का नतीजा होगा क्या, किस दिशा में जाएगी बात? भाई ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा, क्या सोच रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, और क्या दोबारा से वो वॉर के मूड में जाएंगे। इससे कि वो अपने स्टेटमेंट इतनी जल्दी जल्दी बदलते हैं। इज ए डीलर। वो ये तो एक समय में कह रहे थे कि हम सभ्यता का विनाश करने जा रहे हैं ईरान की, अब फिर उसके बाद सुबह वो बातचीत के लिए राजी हो गए जब समय आया। तो उससे पहले भी बातचीत कर रहे थे तो वॉर शुरू हो गई। ये बड़ा मुश्किल है जानना। दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो इनको इस बात की इजाजत नहीं देती कि ये लंबे युद्ध में अमेरिका फंसे। अभी भी बिलियंस ऑफ डॉलर उनका इस युद्ध में खर्च हुआ हो रहा है वहाँ के ऊपर, ईरान और उसका, फिर जो कुछ भी इजराइल कर रहा है उसका जो भी भरताव इन्हीं को भरना पड़ता है, हमने देखा पहले। तो ये तो बहुत बड़ी इनको काफ़ी पैसा देना पड़ेगा इजराइल को भी, और फिर उसके अलावा इनका जो नुकसान हो रहा है, फिर उसके अलावा इनके मिलिट्री बेसिस काफ़ी हद तक उनको क्षति पहुंची है जो क्षेत्र में है। फिर उसके अलावा अब अरब भी कह रहे हैं कि भाई आपने हमको प्रोटेक्ट नहीं किया, हमने ये बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके ये बनाए थे बेसिस आपके लिए, यहाँ पे आपको आपकी फौजें थी, जब हमारे पर अटैक हुआ ईरान का तो आप छोड़ के चले गए आपके सैनिक। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स इनके सामने आ रही हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अमेरिकन जनता भी चाहती है कि ये युद्ध बंद हो, और इन्हीं ने इलेक्शन भी जीता था इसी बात पे कि वो युद्ध नहीं करेंगे। दूसरी बात ये भी है कि बहुत से लोगों का कहना ये है कि अमेरिका में कि ये युद्ध प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं ये इसलिए लड़ रहे हैं कि क्योंकि इनके ऊपर दबाव है इजराइल का, जूइश लॉबी का, जिसने इनको इलेक्शन में काफ़ी फंडिंग दी थी। तो इस तरह की अलग अलग बातें हैं। इजराइल जाहिर सी बात है नहीं चाहता कि ये युद्ध विराम हो। उसके भी कोई भी जो वो थे ऑब्जेक्टिव या गोल्स आप कह लीजिए वो पूरे नहीं हो पाए हैं वो जो चाहते थे, और ऐसा उन्हीं ने इतने बड़े गोल्स रखे हैं कि जो इनका पूरा होना बड़ा मुश्किल है। इसी तरह अमेरिका भी जो बातें कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये रिजीम एक्सेप्ट करेगी। रिजीम बहुत स्ट्रांग है, आपने स्वयं देखा होगा जब इन्हीं ने कहा कि हम ईरान को की सभ्यता को ध्वस्त कर देंगे, कुछ बचेगा नहीं, यानी ईरान का को ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की बात की कि हमेशा के लिए, तो सारी जनता सड़क पे निकल आई। सर अमेरिका की अगर मैं बात करता हूं तो अमेरिका का एक अतीत रहा है अपना, उनके राष्ट्रपतियों ने जो कहा है वो किया है। इराक की अगर मैं बात करूं तो इराक को भी इन्होंने अल्टीमेटम दिया था, और इराक का अल्टीमेटम खत्म होने से 2 घंटे पहले ही इसके ऊपर अटैक कर दिया गया था। ईरान में वो चीजें क्यों नहीं दिखाई दे रही सर? क्यों, किस बात का डर है? यहां पर अमेरिका कहता है कि हम दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी है और हम जो है कुछ भी कर सकते हैं। ईरान पर सीधे हाथ डालने से डर क्यों रहा है सर? ये बार बार जो है डोनाल्ड ट्रंप बातें पलट रहे हैं अपनी। इराक के ऊपर आसान था युद्ध करना, क्योंकि सद्दाम हुसैन की जो सेना थी उस समय, उसको लगातार ये लोग, जब से वो अफगानिस्तान कुवैत पे कब्जा किया था उन्होंने, कुवैत में जाने के बाद से जो पहला युद्ध हुआ गल्फ का उनके साथ, उसके बाद से वो बिल्कुल टूट गए थे। फिर सैंक्शंस लगा दिए गए थे, उनको कहीं से वेपन नहीं मिल रही थी, और उनकी इतनी क्षमता थी नहीं कि स्वयं बनाते। ईरान जरा फर्क है, इनके ऊपर जब सैंक्शन लगा तो इन्हीं ने अपना स्वयं ड्रोन प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम और दुनिया भर के की मिसाइलें बनाई और सब कुछ किया, जिससे उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। जून में भी 12 दिन की, और फिर उसके बाद इधर 40 दिन की, और काफ़ी क्षति भी पहुंचा दी अमेरिकन इंटरेस्ट को इस क्षेत्र में। अमेरिका के बहुत से प्लेन भी गिरे। दूसरी बात यह कि युद्ध जो है, इराक का जो युद्ध था वो के लिए जरूरी था जीतने के लिए कि ग्राउंड फोर्सेस का वहां इंटर होना। तो वो इराक के अंदर अमेरिकन ग्राउंड फोर्सेस गए थे, जहां तक ईरान के अंदर है वो ग्राउंड फोर्सेस मिसिंग है, सिर्फ केवल ये बॉम्बिंग कर रहे हैं। इन्हीं ने सोचा था कि 4 से 8 दिन के अंदर हम बिल्कुल कारपेट बॉम्बिंग करके इनके सारे इन सिविलियन मिलिट और सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर देंगे, और उसके बाद हम वहाँ की जनता में रिवोल्ट भी हो जाएगा हमारे फेवर में। वो बातें वहाँ पे नहीं भी। ईरान की टोपोग्राफी भी बहुत फर्क है, चारों तरफ उसके पहाड़ियाँ हैं, जिसके खसों से ईरान और तेहरान और दूसरी बहुत सी जगहों पे, तो उससे ये होगा कि ये ईरानी छिप के यहाँ पे इनके वार करते रहेंगे, इनके बहुत लोग मरेंगे। आर्मी
अमेरिकन सेना ने मना किया कि आप ऐसा मत कीजिए, तो उन्हीं ने उनके 16 या 17 जनरल्स को जो वॉर में सेक्रेटरी हैं, यानी पीट हिक्सेट, जो कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कहलाते थे, उन्हीं ने सैक कर दिया। बताइए, इतने इम्पोर्टेंट। सेना बहुत नाराज है इस बात से। अमेरिकन सेना ये भी कह रही थी कि फटीग है, थकान है, क्योंकि एक लंबी लड़ाई 20-30 साल से 23 साल तक इन्हीं ने लड़ी है वहाँ अफगानिस्तान और इराक में, इसलिए वो दोबारा नहीं जाना चाहते किसी नई वार में जल्दी से। तो बहुत से फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये इनकी सेना अंदर जाने पे नहीं तैयार, और ये फर्क तरीके से सर, हमारे दर्शक जो हैं वो बार बार एक सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस सर से पूछिए कि जरा इस जंग में हारा जीता कौन। हालांकि हारा और जीता की हम बात नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि सीज फायर हुआ है, तो हार जीत की बात तो नहीं है। लेकिन अमेरिका के नजरिए से अगर मैं जानने की कोशिश अगर ये करूं कि इस जंग में अमेरिका ने क्या कुछ गंवाया है गोला बारूद के अलावा, तो क्या क्या वो गंवा चुका है, थोड़ा सा उस पर एक नजर डालें सर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, उसके जो बेसिस थे, 8 बेस थे, जिसमें 7 बहुत बड़े इंपॉर्टेंट बेस थे और एक छोटा। वो बेस ज्यादातर इनइफेक्टिव हो गए, वहां पे अब ऑपरेटेबल नहीं है। फिर उसके बाद ये सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस सुल्तान एयर बेस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ आर्ट वाला एयर बेस है सऊदियों का, ये वहां से युद्ध कर रहे थे, जहां के ऊपर ईरान ने अटैक करके इनके बहुत से प्लेन्स को वहीं जो हैंगर में थे उनको वहीं पे ध्वस्त कर दिया था। और उस एयरपोर्ट पे बहुत सी जगहों पे कई बार अटैक भी किया। कितना ध्वस्त हुआ ये तो पता नहीं है, लेकिन जो दूसरे थे जहां से इनके सोल्जर ही छोड़ के चले गए, जैसे कतर में इनका जो था वो था जो इनकी सेंट्रल कमांड है उसका एयर हेडक्वार्टर था, वो उसको काफी क्षति फिर उसके बाद इनका जो बहरीन के अंदर नेवल हेडक्वार्टर था 5th फ्लीट का, उसको बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है। लगातार ये मारते रहे, हर दिन अटैक उसके ऊपर किया है। इसी तरह इनके यूएई में 3 बड़े बेस थे, तीनों बड़े बेस से उस पर बहुत अटैक हुआ है। और यूएई के अंदर दूसरी जगहों पे जहां जहां इनके फोर्सेस छिपे हुए थे कहा जाता है, उसके ऊपर या इनके बैंक्स के ऊपर या इनके जो वहां पे वो थी इनके हाई टेक कंपनीज, गूगल और दुनिया भर की मेटा और ये सब, इन सब के ऊपर के ऑफिसेस पे अटैक हुए हैं। दुबई तो बिल्कुल वर्चुअली देखा जाए तो वहां पे अमेरिका का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट था। बहुत अमेरिकन कंपनीज, अमेरिकन बैंक, अमेरिकन ऑयल कंपनीज सबके हेडक्वार्टर थे वहां पे, वो उसके बहुत हुए। फिर उसके अलावा सऊदी अरेबिया और बहुत सी जगहों पे इनकी बड़ी इंडस्ट्रीज थी पेट्रोकेमिकल की। शेवरान की सऊदी अरेबिया में थी अभी 3 दिन पहले, उसमें इन्हीं ने मैसिव बॉम्बिंग करके उसको बहुत क्षति पहुंचाई है। तो इस तरह से इनकी अमेरिका ने बहुत। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इनका ये जो है इनकी अरब देश में छवि इस वक्त बहुत सर, मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल डैमेज कितना हुआ अमेरिका को? मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है इनका दोबारा से बढ़ना। एक तो प्रो अमेरिकन रिजीम्स हैं वहां पे, उनको मुश्किल हो रही है कि वो अमेरिकन हित को आगे बढ़ाने में, वो अमेरिकन जो इंटरेस्ट है उनको नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये कि एक बड़ी समस्या उनके सामने ये भी है कि वो किस तरीके से डील करें अपनी जनता को। जनता जो है, जब भी किसी भी मिलिट्री बेस पे अटैक होता था, इनके लोकल जनता उसको सपोर्ट करती है। वहाँ की वो देखती है कि ये मिलिट्री बेसेस एक ऑक्युपाइड टेरिटरी है, और वो उनका मानना ये कि ये उनके खिलाफ है। और फिर अब ये इन्हीं ने साथ भी नहीं दिया, इनके भाग गए, तो जनता से सवाल कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि अरब वर्ल्ड में अब नेशनलिज्म बहुत बढ़ गई है, वो यूनिटी भी हो गई है। देखिए, इस वार को आप गाजा की वार से डीलिंग नहीं कर सकते, ये उसका कंटिन्यूएशन है। उसके कंटिन्यूएशन में गाजा की वार से ये हुआ कि ईरान धीरे धीरे अपनी रिपुटेशन उसकी बहुत बढ़ गई। अब ईरान जो है वो मुस्लिम देशों का एक बड़े लीडर की शक्ल में इमर्ज कर चुका है, जो पहले कभी सऊदी अरेबिया होता था। जनता की सपोर्ट है। और दूसरी बात ये कि सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत रिजेंटमेंट है, कुछ भी हो सकता है किसी भी समय, इसकी भी खतरा है। क्योंकि हम लोग पास डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं है ज्यादा, इसलिए कि
वहाँ डेमोक्रेसी तो है नहीं, पता चलता नहीं, खबरें आती हैं बहुत देर से आती हैं, लेकिन इतना ज़रूर मुझे मालूम है कि वहाँ पे रिजेंटमेंट बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है। मैं शियों की बात नहीं कर रहा हूँ, शिया समुदाय बड़ा समुदाय है वहाँ, वो भी लेकिन जो मेजॉरिटी सुन्नी कम्युनिटी है उसके अंदर रिजेंटमेंट बहुत है, बहुत सी अच्छा सर, चीज़ों को लेके। अमेरिका के साथ जंग में उतर के क्या ईरान ने कुछ हासिल भी किया है सर? क्या कंडीशन उसके फेवर में हुई है कुछ हद तक? देखिए, आपको ऐसा लगता है? सबसे बड़ी बात ये है कि ईरान का मानना ये है कि भाई ये सैंक्शंस हमें नहीं एक्सेप्टेबल, जो स्टेट ऑफ फिक्स है ये टूटनी चाहिए, सैंक्शन लिफ्ट होने चाहिए, चाहे हर हालत में हो। ईरान के सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरी है। जनता की चाहती है कि डेवलपमेंट हो, जनता चाहती है प्रोग्रेस हो। प्रोग्रेस तो बहुत की है ईरान ने, इसमें तो कोई शक नहीं, सारी फील्ड में की है, मगर फर्दर डेवलपमेंट के लिए वो सैंक्शन का हटना ज़रूरी है। और उनका एक ही तरीका है कि किसी भी सूरत से कोई शर्त इनकी मत मानो। स्वयं उन्हीं ने अटैक नहीं किया, उनके बाद जब दोनों बार अटैक हुए हैं तो ये थे कि अपने को डिफेंड करो पूरी तरीके से और ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो कि इनको विड्रॉ करना पड़ जाए उस क्षेत्र से। इजराइल अमेरिकन चाह रहे थे कि सीज फायर हो, उन्हीं ने किया भी, लेकिन इजराइल का प्रेशर बहुत है कि आप सीज फायर को एक्सेप्ट ना कीजिए। तो क्या आप देखना, इसलिए कि इस सीज फायर में लेबनान जुड़ा हुआ था, ये एग्रीमेंट में है, लेकिन फिर बाद में अमेरिकन भी अब मुकर गए हैं, वो भी कह रहे हैं कि लेबनान नहीं है, इजराइल भी कह रहा है, ईरान इस बात को कह रहा है। तो ईरान ने भी साफ साफ कह दिया कि लेबनान भी है और दूसरी जगह अच्छा सर, मुझे इजराइल के नजरिए से थोड़ा बताइए कि इजराइल का इंटरेस्ट क्या है कि ये जंग जारी रहे? कहीं इसके पीछे उसका जो ग्रेट इजराइल का जो सपना है, कहीं उस टारगेट को पूरा तो नहीं करना चाहता वो कि भाई जंग को जारी रखो, इनको उलझा के रखो, इनको कमजोर करो और मौका मिलेगा तो फिर हम अपना विस्तार कर लेंगे? क्या कुछ ऐसा भी है सर? मुश्किल लगता है मुझे कि अब ग्रेटर इजराइल का बनना, इस वजह से नहीं, ईरान की वजह से। अब कोई भी अरब देश जो है उसकी हिम्मत भी नहीं होगी कि वो अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन कर ले। और छिप के मदद करना और बात होती, खुल के सामने अब सऊदी अरेबिया नहीं आ सकता, और जब तक सऊदी अरेबिया नहीं आएगा कतर, बहरीन, ओमान, ये सब देश भी नहीं ज्वाइन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनका ज्वाइन करना। फंडिंग की ज़रूरत है, यहीं से फंडिंग जाएगी। जो नया शहर बनेगा जिसकी वो प्रेसिडेंट ट्रम्प बात कर रहे थे, मिडल ईस्ट रिवेरा की, जो कि गाजा बहुत सुंदर जगह है, वहाँ के ऊपर वो एक हाई नेटवर्थ लोगों के लिए बिल्डिंगें बनाना, एक रिक्रिएशन सेंटर, दुबई की तरह का एक शहर बनाना, जहाँ पे दुबई से भी फाइनेंशियल जो कैपिटल है उसको शिफ्ट करके वहाँ पे लाना। तो मुझे नहीं लगता कि अब वो संभव हो पाएगा। लेबनान में भी ये फंस गए हैं, जैसे कि लेबनान में भी हिजबुल्लाह नहीं मान रहा है ये, हालांकि कल जिस तरह का अटैक हुआ है बहुत भयानक था। और सीरिया के अंदर भी मूड लोगों का बदलता हुआ नजर आता है, क्योंकि सीरिया के अंदर 3-4 दिन पहले जो यूएई की एम्बेसी थी उसमें लोग घुस गए और बड़ा वहाँ पे तोड़ फोड़ की। फिर उसके अलावा टर्की के अंदर जो इजिप्शियन, जो इजरायली कौंसलेट थी उस वहाँ पे इस्तांबुल में, उसको भी वहाँ पे भी फायरिंग हुई है, वहाँ पे भी 2 पुलिसकर्मी मरे। तो इस तरह से एक पब्लिक ओपिनियन बहुत तेजी से बदलती चलती है। मुझको तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव पश्चिम एशिया में आने वाला है, उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा सर, मैं एक चीज यहाँ पर जानना चाह रहा हूँ आपसे। अमेरिका जो है अपने आप को द ग्रेट ग्रैंड बॉस के तौर पे दुनिया में अपने आप को साबित करता रहा है, दिखाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन अब जब यहाँ पर ईरान ने जब उसकी पिटाई करनी शुरू की, मैं पिटाई शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे द्वंद में, इस पूरे 40 दिन के एपिसोड में कई बार जो है अल्टीमेटम्स दिए हैं, कई बार जो है डेडलाइन फिक्स की है और खुद ही जो है उन डेडलाइंस को खत्म किया, ये बोल करके कि हम आपको और मोहलत दे रहे हैं, सोच लो, विचार कर लो, हम आपको खत्म कर देंगे, आपको पाषाण काल में भेज देंगे। तो ये तो कुछ कर नहीं पाया वो। अब ईरान जो है अपनी बात पर शुरू से जिस तरीके से कायम था, 40 दिन के बाद भी उसी बात पर उसी तरीके से कायम है। अब ये जब 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में आमने सामने बैठेंगे बातचीत के लिए, तो आपको कितनी गुंजाइश लगती है कि अमेरिका ईरान के हौसलों को तोड़ देगा, उसको अपनी शर्तों को आगे झुका लेगा? किस हद तक लगता है सर आपको? देखिए, पिछला रिकॉर्ड देखने से लगता है कंप्रोमाइज हो सकती हैं कुछ चीज़ों पे। जरूर वो ईरान उसके लिए तैयार भी होगा, लेकिन कुछ कोर इश्यूज हैं उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जैसे
यूरेनियम को लेके। यूरेनियम में भी कंप्रोमाइज इस तरह का हो सकता है कि भाई आपके पास 60% इनरिच यूरेनियम है, आप 5 साल उसका इस्तेमाल कीजिए, 5 साल तक आप इनरिचमेंट मत कीजिए। पॉसिबल है, ये हो सकता है। फिर उसके अलावा ये भी है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे तो वो कह ही रहे हैं, कभी कहते हैं कि ठीक है आप टोल ले लो वहां से, अपना रिकंस्ट्रक्शन करो, हम पैसा नहीं देंगे। फिर और जो है बेसिस वगैरह यूएस बेसिस के ऊपर होगा कुछ। अब उसमें यह है कि अरब का भी मसला है, अरब देश जहाँ पे ये बेसिस थे वो कह रहे हैं कि हमको भी नहीं चाहिए ये बेसिस, हम अपनी जॉइंटली जितने भी देश हैं हम मिल के सुरक्षा करेंगे इस पूरे रीजन की। तो इस तरह से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है मसला। तो वो अगर ईरान वहाँ पे ईरान अरबों के साथ बात करेगा, खासतौर से सऊदी और इन लोगों से कि बेस नहीं बनने चाहिए, उन लोगों से उन पे प्रेशर है ईरान का, क्या ये बेस हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अब ये चीजें हैं, कितना समय लगेगा ये कहना मुश्किल। अच्छा सर, फौरी तौर पर जो बातें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो समझ में आ रहा है, ऐसा लगता है कि ईरान जो है अमेरिका को अंडर प्रेशर ले सकता है। हालांकि अभी सारी बातें हाइपोथेटिक हैं, कुछ भी नतीजे पर हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन जिस तरह से ईरान अपने स्टैंड पर कायम है, जिस तरीके से अमेरिका को वो आंखें दिखा रहा है, क्या मेरा ये कहना यहाँ पर ठीक है कि ईरान के ऊपर जो अमेरिकी सैंक्शंस लगे थे पिछले 7-8 सालों से, क्या ईरान इस मौके पर आकर के वो सैंक्शंस हटवाने की शर्त अमेरिका के सामने थोप सकता है? और अगर थोपता है तो क्या डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसको स्वीकार करेगा? भाई देखिए, इसमें भी बहुत सी चीजें निकल के आ सकती हैं, मैं समझता हूँ धीरे धीरे सैंक्शन हट सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एकदम से सारे प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शन हटे। एक प्रोसेस डेवलप हो सकता है, साल भर का, 2 साल का, 3 साल का। उसमें ये सैंक्शन हटने की बात की जा सकती है। बातचीत, इंपॉर्टेंट चीज ये कि बातचीत होनी चाहिए। निगोशिएशन शुरू हो तो बहुत सी चीजें निकल के आ जाएंगी, क्योंकि पहली बार डायरेक्ट निगोशिएशन होने जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि अमेरिकन इकोनॉमी इस बात को परमिट नहीं करती कि कोई लंबी लड़ाई लड़े। बहुत वीक है उनकी इकोनॉमी और उनका बहुत मैसिव एक्सपेंडिचर हो रहा है इस वॉर में। तेल की प्राइस जो है, अगर दोबारा से जंग होती है तो फिर 115 120, अगर 115 या 118 या 120 पे पहुंच जाता है तो आप समझ लीजिए क्रूड ऑयल जो है अगर इतनी कीमत होगी तो फिर उसके ऊपर आप ये जोड़िए कि कितना उसके ऊपर वो लगेगा, रिफाइनिंग चार्जेस मिनिमम $4 $5 इस तरह, $3 $2 अलग अलग टाइप के ऑयल होते हैं उनके ऊपर लगेगा रिफाइनिंग चार्ज। फिर उसके बाद रिफाइनिंग के अलावा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जोड़िए, फिर उसके अलावा आप उसके ऊपर क्या कहते हैं जो कंपनी रिफाइन करती है उसका एक्सपेंडिचर, उसमें लोग काम करते हैं, तो इस तरह से बहुत कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। 110 का अगर डॉलर का कोई तेल है क्रूड ऑयल मिल रहा है तो वो बढ़ के फिर 120 122 और 115 पे तो 125 140 130 पहुंच जाएगा। तो क्या इसको अमेरिकन इकोनॉमी बर्दाश्त? अमेरिका के पास बहुत तेल है मगर अमेरिका उस सब तेल का इस्तेमाल नहीं करता। अभी भी मिनिमम 6 to 8 मिलियन बैरल पर डे वो बाहर से खरीदता है तेल, जिसमें काफी हद तक तेल जो है वो सऊदी अरेबिया और इन देशों से जाता है। तो ये अपना तेल वो बेचता है दूसरी जगह, क्रूड दूसरे मुल्कों को बेचता है। तो ये बहुत मुश्किल है लंबी लड़ाई लड़ना उनके लिए। ईरान इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है। गल्फ ऑफ हॉर्मुज पे उसने जो कब्जा किया था उसका रीजन ही यही था कि तेल की कीमत बढ़ा दो, ये लड़ नहीं पाएंगे। चलते चलते एक सवाल सर आपसे मेरा और रहेगा। यहाँ पर जो है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जो है अमेरिकन और इजरायली डेलीगेशंस मिलने वाले हैं। इस मुद्दे पर बातचीत होगी कि सीज फायर को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं हो पाएगी, वो तमाम बातों यहाँ पर जिक्र होगी। लेकिन चर्चाएं लगातार अब इस बात की उठ रही हैं, और जैसा कि पाकिस्तान प्रोजेक्ट करने की भी कोशिश कर रहा है कि हम ही वो हैं जिन्होंने अमेरिका और ईरान को बातचीत की मेज पर आमने सामने बैठा दिया है। तो अब ये जो है बातें जिस तरीके से वहां के पॉलिटिशियंस बार बार प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं,
और ये भी कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से कोई एफर्ट नहीं किया गया, जबकि भारत के बहुत अच्छे संबंध ईरान के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ भी कमोबेश है ही। इसके अलावा जो है इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे दोस्ताना संबंध हैं। जब तीनों ही देशों के साथ में संबंध अच्छे हैं, तो भारत की तरफ से जो एफर्ट दिखाई देना चाहिए था कि इस जंग में सुलह कराने की स्थिति वो ला पाते या उस तरह के प्रयास वो कर पाते, तो क्या वाकई में ये कहना ठीक है कि भारत ने इंटेंशनली ऐसा नहीं किया जो पाकिस्तान ने कर दिया, और पाकिस्तान ने वाकई में जो है बहुत रिमार्केबल काम कर दिया? ये इस तरह की चर्चाएं हैं लोगों के बीच। आप इसको दुरुस्त करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के पास अभी तक कोई मीडिएशन नहीं किया उसने। मैंने पहले भी कहा था, वो एक मैसेंजर का काम किया है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के पास कोई बार्गेनिंग चिप ऐसी है नहीं कि वो पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका दोनों को टेबल पे ले आए। पाकिस्तान के प्रति ईरान में बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं है, बल्कि नफरत है वहाँ के ऊपर। इन्हीं ने इतने ज़्यादा शिया समुदाय के लोगों को वहाँ पे मरवाया है इस गवर्नमेंट ने। और फिर दूसरी बात ये कि इस गवर्नमेंट को कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है पीस डीलिंग का। इसने हमेशा आतंकवाद फैलाया है, उस आतंकवाद से ईरान भी काफ़ी पीड़ित है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत जो है उसकी पहली नीति तो यही है कि वो किसी भी इंट्रा अरब या इन देशों में जो झगड़े होते हैं उसमें भारत पड़ता ही नहीं। भारत की ये पुरानी नीति है। और दूसरी बात ये कि भारत की इन देशों के प्रति नीति ये है कि वो स्वयं डेवलपमेंट वर्क में इन्वॉल्व होता है, या ट्रेड एंड कॉमर्स और तेल से जुड़ी हुई चीज़ें और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में उनके साझेदारी करता है। और ये उनके जो आपस के झगड़े होते हैं, ये उसमें हमेशा से न्यूट्रल रहा। ये भारत की पुरानी पॉलिसी है। दूसरी बात ये कि रिश्ते ज़रूर अच्छे हैं ईरान से, और फिर उसके बाद अरबों से भी और इजराइल से भी, और फिर उसके बाद अमेरिकन से भी। लेकिन ये कि ये काम बहुत मुश्किल होता है करना, क्योंकि सबको खुश करना एक मुश्किल काम होता है। और दूसरी बात ये कि इसमें रंजिश ज़्यादा होने का डर रहता है, खराब अगर बिगड़ जाए। और दूसरी बात ये कि कोई भरोसा नहीं कि कब ये टॉक चलेगी, कब ये फेल होगी। ये बहुत सी चीज़ें हैं। तो इंडिया उसमें नहीं करता, बल्कि इंडिया प्रेशर डालता है। इंडिया का होता है डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लेके। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बहुत सी कंट्रीज से बात भी की, उनसे कहा भी कि भाई युद्ध का काल समाप्त हो गया है, बातचीत से मसले हल करो। इंडिया ने अलग अलग देशों से भी बात की कि प्रेशर पड़ना चाहिए, युद्ध बंद होना चाहिए, तेल की सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो ग्लोबल इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। बजाय इसके कि वो स्वयं सबसे बातचीत करे और एक टेबल पे लेके आए, ये काम भारत ने न पहले किया है, न मैं समझता हूँ करने की किया है। और हालांकि अपोजिशन को थोड़ा इससे आपत्ति नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान का मसला आ गया, भारत खामोश रह गया। ये कारण मुझे नजर आता है अपोजिशन के नाराजगी का। लेकिन ये बात उनको समझ लेनी चाहिए कि इससे और ये एक इसलिए कि अरबों का अलग स्टैंड है, ईरान का अलग स्टैंड है, इजराइल का अलग स्टैंड है, फिर उसके बाद अमेरिकन का भी है। अमेरिकन बीच में चीजें छोड़ देते हैं कभी कभी, जैसे 2 बार हो चुका है। और अगर ऐसा पता चला कि भारत में मध्यस्थता हो रही है, उधर अटैक हो गया, जैसे जेनीवा में जब हो रही थी बातचीत और बाद में अटैक हो गया। और एक दिन पहले कहा गया कि बड़ी अच्छी बातचीत हुई, बड़ा प्रोग्रेस हो रहा है, दूसरे दिन अटैक। तो भारत के लिए ये एक अच्छी बात नहीं होगी।